मैं कम आइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए कन्हैया। थैंक यू सर। कोविड के वैक्सीन ले रखे हैं? यस सर। और बीमारी कोई लक्षण तो नहीं है? नो सर। मास्क हटा लीजिए। फिर देखिए, आपके फॉर्म से ये पता लग रहा है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। यस सर। 2015 में, और आपने कुछ दिनों तक नौकरी की 16 से 19। यस। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ये जानकारी नहीं है, और मैथ्स आपका ऑप्शनल है। यस सर। तो बताइए, 2019 के बाद क्या कर रहे हैं? सर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। नौकरी छोड़ के? यस सर। फॉर्म पे ये आपने लिखा है कि आपकी मंथली जो सैलरी थी वो थी 6,16,000 रुपये। यस सर। इतनी अच्छी नौकरी, इतनी कमाने वाली नौकरी आपने छोड़ दी। यस। 6,16,000 महीने की। यस। मतलब मंथली एनम था सर। अच्छा, ये मंथली लिखा हुआ था, उसमें आपने 6,16 लिखा है। एनुअल है ये? यस सर। ठीक है। फिर भी ठीक ठाक नौकरी थी। आप जमशेदपुर में एक कंपनी में काम कर रहे थे। यस सर। तो क्या ये कंपनी बहुत प्रतिष्ठित नहीं थी इसलिए छोड़ दी, या करियर का फ्यूचर अच्छा नहीं था इसलिए छोड़ दी? सर दो रीजन थे उसके। करियर ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं था। दूसरे, उसी साल मेरे पिताजी को पार्किंसन डिजीज हो गया था, तो फैमिली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे तत्कालीन रूप से छोड़ना पड़ा था। तो वो छुट्टी तो देती है कंपनी इस बात के लिए? बट सर पार्किंसन में उनको मॉरल सपोर्ट और कॉग्निटिव इनेबिलिटीज हो जाती है, तो घर में सपोर्ट के लिए चाहिए था। अच्छा, तो निरंतर आप उनके साथ रहेंगे? यस सर। मैथ्स आपका ऑप्शनल है। Yes. मैथ्स क्यों लिया? क्योंकि सर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बीपीएससी में नहीं था, और उससे रिलेटेड जो सिलेबस था, जो सिलेबस को अध्ययन मैंने किया, तो मैथमेटिक्स सबसे क्लोज सिलेबस था उसका। अच्छा, ये भारत जापान के सहयोग से यस। स्किल अपग्रेडेशन के लिए एक संस्था खोली गई है, कई सालों से चल रही है, जिसको जिम्स कहते हैं। यस। क्या है ये? जानकारी नहीं है सर मुझे। अच्छा, जानकारी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? किस किस इंडस्ट्री में, किस किस तरह कंपनी में नौकरी मिलती है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मेनली सर दो इंडस्ट्रीज को टैकल करती है। एक फाउंड्री टेक्नोलॉजी, एक फोर्जिंग टेक्नोलॉजी। फाउंड्री टेक्नोलॉजी मेनली ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स, एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं, इनके डिमांड को फिलअप करती है। अच्छा, क्या फ़र्क है फाउंडिंग में और फोर्जिंग में? सर फाउंड्री में मेटल को पहले मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके उसे मोल्ड में डालकर उसके शेप में लाया जाता है। वहीं फोर्जिंग में हम लोग हैमरिंग, प्रेसिंग, रोलिंग की मदद से मेटल का डिफॉर्मेशन करके उसको शेप में लाया जाता है। अच्छा, बिहार में प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं? क्या आपकी प्रेरणा है, क्या उद्देश्य है? सर स्कूलिंग मेरी बचपन की बिहार से हुई है। दूसरी बात, बिहार में सर जो लोग पढ़ के जाते हैं वो बाहर चले जाते हैं, मैं फिर वापस बिहार में जाना चाहता हूँ। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो फैमिली के लिए मुझे भी जाना है, कारण कि जो अभी जो सिचुएशन आया है, मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार के प्रशासन में जुड़कर वहाँ पे काम करना चाहता हूँ। तो आप तो कपूरथला में, इसमें लिखा है कि कपूरथला से आपने 10th पास किया सैनिक स्कूल से। यस सर। फिर अल मोमिन स्कूल गया से आपने 12th पास किया। यस सर। तो सैनिक स्कूल क्यों छोड़ दिया फिर? वो इस पापा का सर प्रॉब्लम उस समय से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, उसी सेमेस्टर हो Yes, गया sir. था। अल मोमिन का क्या मतलब होता है? Almost, I don't know. 2 साल आपने पढ़ा है उस स्कूल में? ठीक है मैम। कन्हैया, Yes. ये मैन्युफैक्चरिंग 2.0 क्या होता है? मैम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग 2.0 में रखा जाता है, जिसमें कि वेस्टेज और एनवायरमेंटल दोनों के कंसर्न को देखा जाता है। तो क्या क्या प्रोसेसेस यूज करी जाती हैं ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में? अभी उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पे काम नहीं किया मैंने। काम नहीं किया है। एडिटिव और रिडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के बीच में अंतर बता सकते हैं? नो। 3D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके जो मोल्ड्स होता है, मोल्ड्स के प्रोसेस के बिना जाए बिना हम लोग चीज़ों को कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं 3D प्रिंटिंग में। कन्वेंशनल मेथड में हम लोग मोल्ड्स बना के फिर उसके बाद हम लोग मेटल का शेप प्राप्त करते हैं, पर 3D प्रिंटिंग में हमें मोल्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली बन जाती है। यस। ठीक बात है। ये बताएं कि OTT जो प्लेटफॉर्म है, यस। वहाँ पर बिहार और ख़ास करके कुछ शहर जैसे कि बेगूसराय, मिर्ज़ापुर, इन शहरों की एक अलग तरीके की इमेज दिखाई जा रही है, जिसमें
बहुत हिंसा और भाषा जो है वो बड़ी अच्छी नहीं है इस्तेमाल करी जाती। तो ये क्या ये सत्य बात है कि ऐसा ही है आपका जिला? नो मैम, पहले लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुआ करती थी बेगूसराय में, पर आए दिनों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेगूसराय में काफ़ी हो गया है। नए नए इंडस्ट्रीज भी वहाँ बिठाए जा रहे हैं। रिसेंटली भी पेप्सी कंपनी का वहाँ पे उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो बेगूसराय की छवि जो पहले थी वो बदल चुकी है अभी। लेकिन अभी OTT पे ऐसा दिखाया जा रहा है, तो क्या ये सही है या फिर मीडिया को भी जो इस वक्त है वही दिखाना चाहिए? जो इस वक्त है मैडम वो दिखाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अभी भी पास्ट में लोग जी रहे हैं वहाँ पे, मीडिया OTT प्लेटफॉर्म पास्ट में ही जी रहे हैं, पर प्रेजेंट सिचुएशन अभी काफ़ी वहाँ पर अलग है। लोग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं अब, कंपेयर टू पहले जिस तरह से हिंसा में लिप्त हुआ करते थे। बिहार सरकार के जो 7 निश्चय हैं, Yes. 7 निश्चय 2, यस, उसके विषय में बताइए, कौन से 7 निश्चय हैं वो? में एक सशक्त महिला, सक्षम महिला, सुलभ संपर्कता, स्वास्थ्य की उत्तम सुविधा, आर्थिक बल युवाओं का हल, इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। इतना ही रिकॉल कर पा रहे हैं। Yes. इसके अंदर अभी आपने बताया कि स्वास्थ्य के ऊपर भी काम चल रहा है। Yes. तो एक स्कीम थी आयुष्मान भारत, Yes. उसके अंदर बिहार सरकार ने कुछ और नए एडिशंस किए हैं, क्या है वो? जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि बेरोजगारी दर कितना है बिहार में? गेस कर सकता हूँ मैम इसका। करिए। लास्ट जो सर्वे था अगस्त का मैंने पढ़ा था, तो 13.7% तक पहुंच गया था बिहार की बेरोजगारी दर। 13.7? यस। अच्छा, ये तो आप बहुत कम बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में कितना हो गया था बेरोजगारी दर? नहीं, जानकारी एग्जैक्ट नहीं है। जानकारी नहीं है। और अगर बेरोजगारी का हल करना हो तो कौन से 3 कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले इसमें स्किल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि स्किल मिसमैच बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में इंडस्ट्रीज़ को, इन्वेस्टर्स को बिहार में आने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। उसके लिए लैंड एक्विजिशन वगैरह के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। नंबर 3, जो हेल्थ सेक्टर है और टूरिज्म सेक्टर स्पेशली, उस पर बिहार में काफ़ी स्कोप है, उस क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि हमारे यहाँ पे महिला लीडर्स बहुत कम हैं। Yes. बहुत ही कम हैं, तो क्या असेंबली में भी उनको रिजर्वेशन दे देना चाहिए? मैम, इसके लिए एक कमेटी गठित करके पहले सुझाव जो होता है उस पर काम करना चाहिए। हालांकि 50% पॉपुलेशन भारत की महिलाओं का है, उनको ड्यू क्रेडिट जो उनको सालों से नहीं मिला है वो देने की आवश्यकता है अभी। लेकिन ये आपका सुझाव मैं मांग रही हूँ, क्या देना चाहिए? यस मैम। देना चाहिए? यस मैम। ठीक, धन्यवाद कन्हैया। कन्हैया जी, ये बताइए बिहार विधानसभा कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243 सर। विधान परिषद में 80 सर। 80? यस सही है सर, ये गेस कर रहा हूँ सर। गेस कर रहा है, चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। पहले चीफ मिनिस्टर? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। ये बताइए आप कि भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया है? सो उसके लिए सबसे पहले दोनों 14 डेज का नोटिस के बाद, मतलब 50 मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को मूव करते हैं। ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में इसको मूव किया जा सकता है। फिर 14 डेज प्रायर नोटिस के बाद एक कमेटी गठित की जाती है वहाँ पे, उसमें राष्ट्रपति को अपीयर होने का भी अधिकार होता है। उसके बाद यदि 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को पास कर देती है तो वो इम्पीचमेंट कराया जा सकता है राष्ट्रपति का। इम्पीचमेंट किया जा सकता है राष्ट्रपति। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है? जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, राज्यपाल को पद से हटाना है तो क्या किया जाएगा? तो वो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, राज्यपाल का पद बड़ा विवादित रहा है। यस। आप लगातार सुन रहे हैं कि मतलब जगह जगह जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल का और वहाँ की जो चुनी हुई सरकारों के बीच विवाद बड़े हो रहे हैं। यस। राज्यपाल का पद विवादों से मुक्त हो जाए, यस, इसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? इसके लिए सर अब सरकारिया कमीशन के जो सुझाव हैं, अपने सुझाव बताइए सर। इसके लिए राज्यपाल सबसे पहले कि उस स्टेट से बाहर का होना चाहिए। ये तो होता ही है, उस स्टेट से, उससे होगा कि सर वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स जो स्टेट तो की है ये सब, पर अभी फिर भी राज्यपाल को इंटरनल पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए।
उसके लिए थोड़ा एथिकल लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं इस पर। एथिकल लेवल पर? यस। कैसे? क्योंकि राज्यपाल का भी सर एक पद होता है, जैसे स्पीकर का एक पद होता है, इस ट्रस्ट का पद होता है, उससे तो राज्यपाल का पद भी एक ट्रस्ट का पद होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े पद पर हैं, तो उनको केंद्र के बहकावे, केंद्र के इन्फ्लुएंस में ना आकर काम करना चाहिए। अच्छा, चलिए, संवैधानिक मर्यादा के यस। अधीन काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए, मतलब ये एथिकल ज़्यादा होना चाहिए, और कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है, कोई तरीका नहीं अपनाया जा सकता जिससे इस पद की गरिमा को बनाए रखा जा सके या इसे विवादों से मुक्त रखा जा सके, बस एथिकल ग्राउंड पे हो सकता है। यस। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपने इंडो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पढ़ा है? नो। नहीं पढ़ा है। अब्राहम अकॉर्ड यस सर। क्या है? वो इजराइल और यूएई के बीच में जो साइन किया गया था, हाँ, जिसमें कि जो इजराइल और जो मिडिल ईस्ट का जो विवाद है, उस चीज़ को पे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उस विवाद को खत्म किया जा सके। अब्राहम अकॉर्ड में? यस सर। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड क्यों कहा गया इसे? अब्राहम सर उनका रिलीजियस मैटर है कि वो ज्यूस और इस्लाम और इन सारे रिलीजन के ये लोग प्राचीन गॉड थे, इनके नाम पे अब्राहम अकॉर्ड रखा गया था। श्योर हैं आप? हल्का सा पढ़ा था ये मैंने। हल्का पढ़ा था? यस। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट ये बताइए कि जो क्वाड बना हुआ है, यस, ये अभी आपने पढ़ा ना कि क्वाड जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका शामिल है, तो क्वाड उसका जो स्पिरिट ऑफ क्वाड करके उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। स्पिरिट ऑफ क्वाड क्या है? उसने मतलब किस उद्देश्य से क्वाड काम कर रहा है? मेनली इसको सिक्योरिटी उद्देश्य से इसको काम किया जा रहा है, और इसमें ट्रेड की भी बात हो रही है। मेन इसका पर्पस सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इंडो पैसिफिक में। सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अच्छा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट को आप समझा सकते हैं कि किस पर्पस? जैसे सिक्योरिटी मतलब किससे सिक्योरिटी? सिक्योरिटी सर, जिससे मोस्टली जो ट्रेड्स होते हैं अभी सी के माध्यम से हो रहा है, तो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट हो गया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो उससे पायरेसी, उसमें पायरेसी और जो भी एलिमेंट्स हैं बाकी जो सी में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनसे नेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर। सब कन्हैया, अभी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है उससे ये पता लगा है कि लगभग भारत के सभी प्रांतों में, पुरुषों में भी महिलाओं में भी, हीमोग्लोबिन की कमी देखी गई है। यस। हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होती है शरीर में? सर, विटामिन आयरन की कमी से होती है। हाँ, वो क्यों होती है? आयरन की कमी क्यों? बैलेंस डाइट नहीं लेने की वजह से हीमोग्लोबिन कमी देखने मिलता है। नंबर 2, यदि प्रेग्नेंट वुमन है तो उसमें विटामिन B9 टैबलेट, फॉलिक एसिड का टैबलेट नहीं लिया जाता है, उस वजह से भी शिशु में हीमोग्लोबिन कमी, एनीमिया की प्रॉब्लम बाद में देखने को मिलता है। तो हम तो पिछले 10-15 साल से लगातार सरकार की तरफ से ये सब अभियान चला रहे हैं, यस, फॉलिक एसिड वगैरह देने की, फिर भी घटता जा रहा है। तो क्या ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये उल्टा काम तो नहीं कर रहे हैं? नो, उसके भी सर बिहेवियरल चेंज लाने की भी लोगों को ज़रूरत है। लोगों को जागरूकता लोगों में आनी चाहिए कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनका प्रॉपर चेकअप करवाया जाए, और जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को विटामिन फॉलिक एसिड का टैबलेट जो होता है नियमित रूप से उनको दिया जाए। पुरुषों में भी लेकिन ऐसा देखा गया हीमोग्लोबिन कम है। तो वही बैलेंस डाइट सर हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिनचर्या ऐसा हो गया है कि बैलेंस क्या डाइट से होता है एक दूर संतुलित आहार? किस आहार को कहते हैं? बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और मिनरल्स, तीन सबकी प्रचुर मात्रा जो हमें शरीर में चाहिए होती है, उसको हम लोग लेते हैं, तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि समाज में जो फ्रिज का प्रचलन बढ़ता जा रहा है उससे भी फूड का न्यूट्रिशनल क्वालिटी खराब हो रहा है? ये सर, निश्चित रूप से। क्या इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाने चाहिए? ये सर। क्या और उसमें सरकार के अलावा सर लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि लोग खुद अपना, जिस तरह से पहले के एंशिएंट टाइम में हमारे पूर्वज जिस तरह से खाना खाया करते थे, जिस तरह से उनका बैलेंस डाइट हुआ करता था, कुछ ऐसा करना चाहिए अब हमें भी। वैसे जैसे जैसे आरओ का समाज में प्रचलन बढ़ता जा रहा है, विटामिन डी की कमी बढ़ती जा रही है। यस। क्या इसका कोई सा संबंध है? जानकारी नहीं है। क्या कोई रिसर्च हुआ है विटामिन डी की कमी का और आरओ के पानी का? मैंने पढ़ा नहीं सर इसका। ठीक है कन्हैया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आपका इंटरव्यू हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठिए।
ये पहली बार इंटरव्यू देने बीपीएससी में जा रहे यस हैं? सर। पहले नहीं दिया है? नो सर। और किसी कमीशन का, आयोग का इंटरव्यू दिया है? नो सर, टाटा मोटर्स का दिया था, बस इधर कमीशन का नहीं दिया सर। तो क्या लग रहा है, इंटरव्यू तो आपका नज़दीक ही है, 30 मई को ही है। यस। कैसी लग रही तैयारी आज, परफॉर्मेंस कैसा लगा? और करने की ज़रूरत, क्या क्या करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? थोड़ा करंट इवेंट्स को और पढ़ने की ज़रूरत है सर। तो 4-5 दिन में जो हो सकेगा कर लीजिएगा, लेकिन जो आपने जानकारी, जो बातचीत हुई उसमें हम लोग संतुष्ट हैं। आपके परफॉर्मेंस अच्छा लगा। यस। आपके प्रवेश का तरीका, बैठने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब ठीक लगा। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी ठीक लगा। आपने सवालों का संतुलित जवाब दिया, जहाँ एनालिटिकल क्वेश्चन थे वो भी आपने सही किया। हमें कोई खास कमी नज़र नहीं आई आपके पूरे प्रस्तुतिकरण में। यस। सिर्फ ये है कि अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। शेव वेव तो करके ही जाएंगे उस दिन। यस सर। और लिबास यही होगा? नो सर, सूट पहन है सर। ब्लेजर वगैरह होगा, टाई वगैरह होगा? यस। ठीक है, तो वो पक्ष देख लीजिएगा। हैंड प्लेसमेंट वगैरह ठीक था, आई कांटेक्ट भी आपका ठीक था। वॉइस लेवल थोड़ा सा अगर बढ़ा सके तो बढ़ा सकते हैं, यस। हल्का सा 5-10%। यस। बाकी आपने ठीक ही समझा है कि एकमात्र गुंजाइश इसी बात की है कि थोड़ा बहुत करंट वगैरह यस। अपडेट कर लीजिए। यस। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में, वेल प्लेस्ड है। कोई सवाल है आपकी तरफ से, अपनी तरफ से? सर, ये सूट पहनना जरूरी होगा क्या? ये क्योंकि ज़रूरी नहीं है। लोग बोल रहे हैं इस तरह का लिया हूँ मैं, बट मैं कंफर्टेबल इसी ड्रेस में हूँ। ज़रूरी नहीं है, बस ये होगा कि चूंकि सब लोग पहने रहेंगे, ज़्यादातर आजकल लोग पहन रहे हैं, यस। तो आप जाएंगे ऐसे तो हो सकता है कि उनको एक फ्रेश लुक नज़र आएगा कि चलो कम से कम गर्मी के दिन में ये आदमी लॉजिकल ड्रेस पहन के आया है। यस सर। लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, मतलब तैयार रहिएगा प्रश्नों के लिए। यस। ज़्यादा तर्कसंगत तो यही है भारत जैसे गर्म मुल्क में, यस। लेकिन तो सामाजिक रिवाज के चलते, और यह है कि प्रशासकों का अपना एक ड्रेस कोड होता है, यस। प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें कई बार ये सब पहनना पड़ता है। ठीक है, और कुछ? नो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।